हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालचंद कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं उमंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के अंदर बात कर रहे थे और उसमें अपन ने एक टॉपिक पूरा कर लिया है, स्थिति और विस्तार। आज हम अपने दूसरे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। हम बात करेंगे आज भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। भारत के अगर भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है। भौतिक प्रदेश का सीधा सा मतलब इतना ही होता है कि कहाँ पर पठार होंगे, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग है, कहाँ पर नदीय मैदान है, कहाँ पर द्वीप समूह है, कहाँ पर आपके नदीय द्वीप पड़ते हैं, उन सब की चर्चाएं की जाती है। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम बात करें कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भाग कौन से हैं? तो देखो, उनकी बात करते हैं। एक तो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। फिर तीसरा बात करते हैं तो आपके पड़ता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाती है। अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाती है। अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं तो ये पढ़ते हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अपन के प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार या इसी को बोला जाता है दक्कन का पठार। क्या बोला जाता है? दक्कन का पठार बोलते हैं। फिर नंबर 5 आता है आपके नदीय प्रदेश या नदीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र बोल सकते हैं आप। नदीय क्या, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। और नंबर 6 पर आते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात की जाती है। अगर हम बात करें पर्वतीय प्रदेश कितने पर फैला हुआ है, तो भारत के ऊपर में जो उत्तरी भारत में रह जाता है, वहां के अगर पर्वतीय प्रदेश की बात की जाती है तो वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने लाख में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और हम जब विशाल मैदान की बात करते हैं तो ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कितने लाख के अंदर? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। हम जब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाती है तो ये 2.58 किलोमीटर की। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो ये है 3.58 लाख 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, और यहाँ है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। नदीय तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह ये अलग अलग जगह पर विस्तृत रूप में फैले हुए द्वीप समूह की घटत और बढ़त होती रहती है। कारण क्या है? कोई द्वीप विलीन हो जाते हैं, कई नई द्वीप मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र है तो इनके क्षेत्र में हमेशा कमी और वृद्धि देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ आता है कि भारत की वह कौन सी भौगोलिक इकाई जो सबसे बड़ी है, तो हमें बताना पड़ेगा उस समय कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है कौन सा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार की जब बात की जाती है, ये भारत की सबसे ज्यादा बड़ी भौगोलिक इकाई, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है ये। भौगोलिक इकाई की बात करें, इकाई की बात कर लो, क्षेत्र की बात कर लो, सबसे बड़े की बात करते हैं तो नंबर 3 पर कौन आएगा? भौतिक प्रायद्वीपीय प्रदेश आने वाला है। अगर देखो, हम बात करते हैं भारत के भूगोल की बात कर रहे थे। भारत के भूगोल में हम देख रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, है ना, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे और उन्हें हमने 6 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन से है वो 6 भौतिक प्रदेश, हम उनकी चर्चा करते हैं। एक तो पड़ता है उत्तर के अंदर विशाल मैदान है, उत्तर के अंदर
पर्वतीय प्रदेश पड़ता है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे हिमालय पढ़ेंगे, आप ट्रांस हिमालय भी पढ़ेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं या गंगा का विशाल मैदान भी बोला जाता है। अगर थोड़ा सा और बात की जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपके पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो आपका जो दक्षिणी भारत है वो सारा प्रायद्वीपीय भारत में ही आता है, और ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक है या भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये। अगर हम बात करें तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान की, फिर द्वीप समूह की बात करते हैं तो समुद्र से लगने वाले जो इलाके हैं वो सारे तटीय क्षेत्र कहलाते हैं, और समुद्र के पास में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं, टापू पाए जाते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे। इनमें देखो अपने शामिल होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ अपने तट में शामिल होता है गुजरात का तट है, कच्छ का तट है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है। ऐसे खूब सारे तटों के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इनको मैप से बात करें तो कैसे क्या रहेगा, चलिए दोस्तों हम इसी चीज को थोड़ा मैप से समझते हैं। अपन के देखो ये अपना का भारत है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है तो वो किस किस क्षेत्र के अंदर पड़ जाते हैं, तो यहाँ का जो मैदान, यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो किस में शामिल होता है, पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन की जब बात की जाती है तो इसको बोला जाता है कि ये हिमालय प्रदेश बोला जाता है, इसको पर्वतीय प्रदेश भी बोला जाता है। अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, तो ये पंजाब से टच होने वाला इलाका है, ये गुजरात के इस साइड में जाता है। यहाँ पढ़ते हैं आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्या पढ़ते हैं भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपना राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान वाला, इसके साथ में ये कच्छ का रण पड़ जाता है, गुजरात यहाँ, और ऊपर थोड़ा सा ये पंजाब पड़ जाता है भाई। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आपके मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना है, आपके 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर रह रहा है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जिसकी हम बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र जो है वो कौन से में आएगा, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आएगा भाई। ठीक है, ये वाला जो है वो ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपके प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई मानी जाती है। फिर जब हम बात करते हैं कि इनके जो तटीय मैदान है वो कौन से रह जाते हैं भाई, जब हम इनके तटीय मैदानों की बात करते हैं तो ये कौन से रह जाते हैं, तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो समुद्र से टच होने वाला इलाका ये, और इधर ये आपके गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो आपके टच होने वाले इलाके, ये सारे कौन से पड़ जाते हैं, ये जो समुद्र के आसपास वाले इलाके में, ये सारा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तटीय क्षेत्र कहलाता है या तटीय प्रदेश कहलाता है। और यहाँ अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ जाते हैं, एक तो वो, और एक इधर अपने पड़ जाती है लक्षद्वीप, एक यहाँ पर खूब सारे द्वीप पड़ते हैं, एक यहाँ 2 द्वीप पड़ते हैं, यहाँ अपना मुंबई सैलिसाइड द्वीप पड़ता है, यहाँ मारमागाव पड़ता है, यहाँ अपन के खूब सारे बंदरगाह देखने को मिलेंगे, यहाँ एक न्यूमोर द्वीप पड़ता है। इस प्रकार के खूब सारे द्वीप देखने को मिलते हैं, तो हम इनको भी क्या बोलते हैं, ये द्वीप समूह। और इनके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है भाई, ये वाला जो है वो इनमें प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। और अपन के ये जो पूरा क्षेत्र आता है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है, इनको अपन बोलते हैं कि ये क्या है भाई, ये गंगा का विशाल मैदान है। गंगा जहां जहां बहती है उस क्षेत्र की बात की जाती है। ये वाला पूरा क्षेत्र इस प्रकार से बात की जाएगी, है ना। हालांकि अपन ने इसको खूब ही गहरा कर दिया, थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। अपन बात कर रहे हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश कौन से, तो ये वाले जो क्षेत्र है वो पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। किस में आते हैं, पर्वतीय प्रदेश में आते हैं या पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसको अपन बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाती है। अगर हम बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की, ये पड़ जाता है गंगा का विशाल मैदान, या उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं, गंगा का
विशाल मैदान की बात की जाती है। ये वाला पूरा क्षेत्र इस प्रकार से पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हम इसमें बोलते हैं कि ये वाला जो है आपके प्रायद्वीपीय भारत है भाई। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जब बात की जाती है तो यही नाम आता है, प्रायद्वीपीय पठार। और ये वाले जो आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं, ये वाले, इनके साथ में और भी जो है इनको बोला जाता है तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र बोल सकते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं तटीय प्रदेश। और यहाँ ये वाले जो क्षेत्र बढ़ जाते हैं इनको बोला जाता है द्वीपीय, इनको बोलते हैं द्वीपीय या द्वीप समूह बोला जाता है। क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और ऐसे खूब भी सारे हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे भाई। अगर हम बात करें, देखो हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेश की, तो 6 भागों में 6 भाग कौन से? एक तो है उत्तर का जो विशाल मैदान, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश पड़ता है जिसको हिमालय भाग बोला जाता है, एक तो ये पड़ता है। इनके नीचे ये वाली जो इस वाले एरिया से गंगा बहती है, इसलिए इसको गंगा का विशाल मैदान बोलते हैं। या देखते हैं कि ये उत्तर में एक दक्षिण में, आप बोलते हैं कि इसको उत्तर में बोलते हैं, तो ये उत्तर का विशाल मैदान भी बुलाया जाता है। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं कि इधर रह जाता है अपने मरुस्थल, राजस्थान में रहता है, पंजाब में रहता है, और कच्छ का रण गुजरात में रहता है। ठीक है। फिर जब अपन बात करते हैं कि ये है आपके प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पड़ते हैं, देखो आपके पूरा ही लगभग दक्कन का पठार बोल दो इसको, या दक्षिण भारत बोल दो, ये पूरा इसी क्षेत्र में शामिल होता है। और इनके साथ में ये जो अरब सागर है और ये जो बंगाल की खाड़ी है, इससे टच होने वाली जो अपनी तटीय सीमा है ना, इनको बोला जाता है तटीय क्षेत्र। कि तटीय क्षेत्र में क्या क्या विकसित हो सका है, कि कौन सा बंदरगाह है, कौन सी उद्योग धंधे चलते हैं, तो उनको तटीय क्षेत्र से रिलेटेड करके पढ़ते हैं। कौन से राज्य का तट क्या कहलाता है, ये सारी खूब सारी बातें करेंगे अपन यहाँ पर भी। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, देखो द्वीप समूह, तो यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है, ये आपके अंडमान निकोबार है, ऐसे खूब सारे, न्यू मोर द्वीप है, यहाँ सिलीसेट है, ये आपके मारमागांव बंदरगाह पड़ता है गोवा के अंदर। इस प्रकार के खूब सारे बंदरगाह पढ़ेंगे अपन, खूब सारे द्वीप भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था आपके परिचय। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी के अंदर नोट्स बना लीजिए इनका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे भारत के धरातल के बारे में, और भारत के धरातल में अपन पढ़ रहे थे इनके कौन से मान क्या रहते हैं। अगर हम करें कि दिशा के हिसाब से देखें कि भारत का धरातल किस प्रकार से दिखेगा, उत्तर से लेकर के अगर हम दक्षिण की बात करें, उत्तर से लेकर के अगर हम दक्षिण की बात करें, तो ये किस प्रकार से क्या नजर आता है। अगर हम उनकी बात करते हैं तो अपन ने ये देखा था कि भारत के उत्तर में, सबसे उत्तर में एक तो हिमालय पड़ता है, सबसे बड़ा हिमालय है ना, उसको मान हिमालय बोला जाता है। मान हिमालय के पास में एक और है आपके हिमालय जिसको बोला जाता है मध्य हिमालय, उसके पास में एक और पड़ता है जिसको बोला जाता है शिवालिक। ये बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला तो है ही। अगर हम इनसे भी पहले कोई बात करें तो इनसे पहले पड़ता है आपके 3 पर्वत श्रृंखलाएं, है ना, और उनका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है ट्रांस हिमालय, और ये अपने हिमालय पड़ता है। हिमालय के बाद में यहाँ से मैदान शुरू हो जाते हैं। मैदान कुछ इस प्रकार से ढले या नीचाई के अंदर देखने को मिलते हैं, और अपने सबसे अधिक आकृति के अंदर देखने को मिलता है कौन सा? मान हिमालय। मान हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा बताई जाती है भाई। इसके बाद में ये अपने गंगा का विशाल मैदान आता है। गंगा के विशाल मैदान के बाद में आता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या आता है भाई? प्रायद्वीपीय पठार आता है। और प्रायद्वीपीय पठार आएगा तो उसके बाद में आ जाएंगे तटीय मैदान, नदी तटीय मैदान आ जाएंगे या तटीय क्षेत्र आएंगे। और ये वाले तटीय क्षेत्र आने के बाद में यहाँ जो है वो आपके अरब सागर या बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, है ना। इधर क्या आ जाएगा आपके, ये वाला जो क्षेत्र है वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी आ जाती है भाई। इधर अपन को यही बात करनी पड़ेगी कि ये वाला जो क्षेत्र है वो किस में शामिल होता है, क्योंकि ये वाला तटीय मैदान रहता है। यहाँ खूब सारे अपन के क्या पाए जा सकते हैं, अपन के यहाँ खूब सारे द्वीप पाए जाते हैं, टापू पाए जा सकते हैं, तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। अपन के देखो इस वाले का तो नाम पड़ता है आपके महान हिमालय। क्या नाम पड़ता है? महान हिमालय नाम पड़ता है। इस वाले का नाम पड़ता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय नाम पड़ता है। इस वाले का नाम पड़ता है शिवालिक,
क्या नाम पड़ता है? शिवालिक नाम पड़ता है, शिवालिक। और इनको संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? ये वाला जो है इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है हिमालय। इन सबको ही क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। और अगर हम इधर की बात करें तो इधर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है भाई इसका? इनका नाम पड़ता है काराकोरम, काराकोरम। और नीचे की साइड में जो एक प्रजाति है उसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और उसके बाद में पड़ती है जास्कर, जास्कर पर्वत श्रृंखला। और इन पर्वत श्रृंखला को कहते हैं कि ये हिमालय से अलग है और इनका नाम पड़ता है ट्रांस हिमालय। क्या नाम पड़ता है भाई? ट्रांस हिमालय नाम पड़ता है। तो उत्तर के अंदर अपन के ये देखने को मिलता है। क्या अपन को यहाँ उससे भी लास्ट में कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार देखने को मिलेगा, तिब्बत का पठार देखने को मिलता है भाई, ठीक है। और उसके भी थोड़ा सा उधर जाते हैं तो वहां कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, ट्योनसेन पर्वत श्रृंखला है, खूब सारी मिलेगी। दूसरी साइड में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला मिलेगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, ये अपन के कहा जाता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद में बोला जाता है यहां से लेकर के और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। या इसी को बोलते हैं, यहाँ गंगा बहती है तो गंगा का क्या बोला जाता है? मैदान बोला जाता है भाई, गंगा का विशाल मैदान भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक, यहाँ कौन सा एरिया पड़ता है? देखो इस वाले एरिया के पास में यहाँ जो है, यहाँ अपन के पश्चिम की साइड में रह जाता है मरुस्थल, उनकी भी बात कर लेंगे। और यहाँ से अपन के पड़ जाता है प्रायद्वीपीय भारत, है ना। दक्कन का पठार बोलेंगे या बोल देंगे प्रायद्वीपीय, क्या है ये? भारत है। प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं भाई, प्रायद्वीपीय पठार है। इसी का एक और नाम पड़ता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है दक्षिण भारत बोलते हैं भाई, साउथ इंडिया बोला जाता है। और इधर की तरफ जो रह जाता है ये, यहाँ से लेकर के ये वाला क्षेत्र, इनको बोला जाता है नदी तटीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। और जब ये समुद्र के अंदर विलीन हो जाते हैं तो यहाँ खूब सारे द्वीप देखने को मिलेंगे, इनको बोला जाता है द्वीप समूह देखने को मिलता है। यहाँ अपन के आसपास में थोड़ा सा मरुस्थल देखने को मिलता है, इस वाले को बोला जाता है पश्चिम की साइड में रह जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको पश्चिमी मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है। ये मैंने एक प्रकार से आपको ओवरव्यू दिया है, किस प्रकार का, जैसे आप अपने घर के अंदर आंगन बनाते हैं, फर्श बनाते हैं या ऊपर वाली जो छत बनाते हैं, तो पानी बहने के लिए आपने उसकी एक ढाल रखी होगी। मैं पूरे भारत की ढाल की बात कर रहा हूँ कि किधर से किधर जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इधर तो सबसे ही ऊंचा रहता है, बहुत ऊंचा रहता है। इसके बाद में एकदम नीचे ही आ जाता है, विशाल मैदान आ जाते हैं। यहाँ खूब सारे मैदान देखने को मिलते हैं भाई। क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ खूब सारे मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ अधिक मात्रा में मैदान मिलते हैं, एकदम सपाट क्षेत्र होता है। यहाँ पर खेती और कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी मिलती है। और ये जो है मैदान इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इस मैदानों के अंदर मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है। और जलोढ़ मिट्टी कौन सी लेके आती है? नदियां लेके आती है। और नदियां यहाँ प्रमुख रूप से कौन सी चलती है? गंगा चलती है। कौन सी? गंगा। गंगा का कहता है कि जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसलिए ये नदियां जो है वो गंगा का ही क्या बना रही है? मैदान बना रही है, इसलिए इसको बोलते हैं विशाल मैदान। फिर अपन के यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो ये वाला जो है वो ऊपर उठा भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो है, यहाँ से अब अपन के समुद्र लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इनको बोला जाता है तटीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? तटीय प्रदेश बोल दे, तटीय क्षेत्र बोल दे। और जब एकदम समुद्र में विलीन हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? आपके द्वीप समूह कहलाते हैं, ठीक है। आप इनको उतार ले, हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे धरातल के उच्चावच के आधार पर। धरातल के उच्चावच का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? किसको बोलेंगे धरातल का उच्चावच? धरातल का उच्चावच ये क्या चीज होती है भाई? धरातल का उच्चावच इसको बोलते हैं कि धरातल की ऊंचाई और निचाई कितनी है। ठीक है, धरातल ऊपर कितना है, नीचे कितना है, इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर पर्वत देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको पहाड़ियां देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ पर आपको पठार देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको खाइयां भी देखने को मिलती है। खाई बोलते हैं, खाड़ी भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। अगर हम बात करें कि पर्वत एक होता है, पहाड़ भी होता है बीच में, और एक होता है पर्वत, इनमें अंतर क्या है? क्या ये सारी एक ही चीज होती है? नहीं होती है, नाम से भी पता चल रहा है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि बताओ आप पर्वत और पहाड़ के अंदर बीच में अंतर बताओ क्या होता है? आप जानते हो पर्वत किसको बोलते हैं, पहाड़ किसको बोलते हैं? तो ये कहलाता है धरातल का उच्चावच। धरातल के उच्चावच के लिए हम ये सारा जो ऊंचावच है वो ऊंचाई और नीचे देखते हैं। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? धरातल की ऊंचाई देख रहे हैं। ये सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर होता है ये होती है धरातल की ऊंचाई के आधार पर। धरातल की ऊंचाई ये सब होता है आपके ऊंचाई के आधार पर होता है भाई। और ऊंचाई किसकी होनी चाहिए? धरातल की। धरातल में धरा का क्या होता है? तल होता है। धरातल के ऊंचाई के आधार पर जो है ये उच्चावच डिसाइड किए जाते हैं। कैसे करते हैं चलो अपन भी देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये, इसके नीचे ये समुद्र तल है, और इसके नीचे यहां पाया जाता है आपके समुद्र। क्या पाया जाता है? समुद्र पाया जाता है। तो यहाँ समुद्र पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इसके ऊपर ही धरातल होना चाहिए, नीचे तो होगा नहीं ना। तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो समुद्र तल है इसके ऊपर आपको धरातल किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें समुद्र तल की, ठीक है, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। इसकी बात करते हैं, देखो इसको अपन बोल रहे हैं समुद्र तल। हम अगर बात करें कि कोई अपना धरातल अगर समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है, कितने मीटर की? 300 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर हम बात करें कि अपन का जो धरातल है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसको बोला जाता है मैदान। क्या बोलेंगे? मैदान बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि अपन का जो धरातल है वो 300 के बजाय कितने पर हो जाए? 600 मीटर हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे पठार। क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। अगर ये 600 के बजाय कितना हो जाए? 1800 मीटर हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे? पहाड़ियां बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? पहाड़ियां बोल देते हैं। हम अगर बात करें कि ये अगर ऊंचाई हो जाए 2700 मीटर की, तो हम इसको बोलेंगे पहाड़। क्या बोलते हैं? पहाड़। और अगर कोई ऊंचाई 2700 से भी क्या निकल जाए? अधिक निकल जाए, तो हम इसको बोलेंगे कि जो 2700 मीटर से अगर कोई अधिक वैल्यू है, ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं पर्वत। क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। ये इसके आधार पर डिसाइड होती है। तो सर फिर खाई किसको बोलते हैं? कि जो मैदान से नीचे वाला इलाका होता है ना, ये पूरा क्षेत्र खाई कहलाता है। खाई बोल दो, या जो समुद्र से टच होने वाले इलाके हैं वो खाड़ी कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति है ये सारे हम डिसाइड किस आधार पर करते हैं? ऊंचाई के आधार पर करते हैं। धरातल के ऊंचाई को देखते हैं। हमें अगर 600 मीटर मिलता है तो वो होता है मैदान। अगर 300 मीटर मिलता है तो वो होता है मैदान। 600 मीटर होता है तो वो होता है पठार। अगर वो 1800 होता है तो वो हो जाता है पहाड़ियां। अगर वो 2700 होता है तो वो पहाड़। अगर वो 2700 से भी ज्यादा है तो वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। ठीक है,
इसका एक देखो बेहतरीन उदाहरण है ना। हम कई बार पहले ऐसे बोला करते थे अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, क्या आपने ऐसा बोला है कभी नाम? श्रृंखला नहीं तो अरावली पर्वतमाला तो आपने बोला होगा। ये इसका प्राचीन नाम है। आजकल इसका नया नाम ये चला रहे हैं कि अरावली की पहाड़ियां, क्या बोलते हैं? अरावली की पहाड़ियां बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो जब कहते हैं कि इनके शुरुआत के आधार पर देखा जाता है ना, तो इनकी औसत ऊंचाई थी 1800 मीटर, 1800 मीटर इनकी औसत ऊंचाई थी। तो जो 2700 से ऊपर होता है वो क्या होता है? फिर पर्वत होता है कि नहीं होता? ये इनके शुरुआती दौर की बात है। लेकिन आजकल ये जो पहाड़ियां हैं वो 900 मीटर तक ही रह गई है ऊंची, या अपक्षरण के कारण 930 मीटर कभी कभी देखने को मिल जाती है। ये इनकी औसत ऊंचाई है। तो 900 वाली रेंज तो यहाँ तक ही आ रही है ना, 1800 से कम ही है, इसलिए इनको बोला जाता है पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? पहाड़ियां बोलते हैं। तो ये कारण होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनके नाम चेंज हो जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई कम होगी वैसे वैसे इनका नाम भी कम हो जाएगा। पहले अरावली पर्वत श्रृंखला, ये अरावली पर्वतमाला, क्योंकि उस समय उनकी औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर की। फिर ये धीरे धीरे नदियों के अपसरण के कारण, हवाओं के अपसरण के कारण ऊपर की पर्वतमाला टूटी, टूटने के कारण वहां कुछ मैदान भी बने होंगे, और उनकी जो ऊंचाई औसत ऊंचाई है वो घट करके कितनी हो गई? घट करके कितनी होगी? 900 या 930 के करीब मिलती है। इसलिए इसको बोला जाता है अरावली की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि सर मैदान किसको बोलते हैं, तो मैदान जो होता है वो समतल होता है, समतल सपाट होता है, समतल मैदान, समतल धरातल को बोलते हैं। तो सर पठार क्या समतल नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, पठार भी समतल होता है, पठार समतल होता है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि यहाँ जो मैदान बनते हैं वो नदियों द्वारा बनते हैं, नदियों द्वारा मैदान बनते हैं, यहाँ खेती की जाती है बढ़िया ढंग से। और ये जो समतल मैदान है वो पहाड़ों के टूटने से बनते हैं भाई, अपक्षरण के कारण बनते हैं। ठीक है ना। और इस कारण ये वाली जो भूमि है वो चट्टानी मिलती है, आपको चट्टानी भूमि देखने को मिलती है। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पठार जो है वो खेती करने योग्य नहीं होते। यहाँ से फिर खान खनिज निकलते हैं, सबसे अधिक मात्रा में खनिज आपको देखने को मिलते हैं यहाँ सबसे ज्यादा। आप जब खनिज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि अगर आपको खनिज चाहिए तो आपको सबसे ज्यादा भाग पठारी प्रदेश पर ही जाना चाहिए, क्योंकि पठारी प्रदेश जो है वो पर्वतों के अपक्षरण के कारण टूट के बने, या भूमि के अंदर से जब लावा बाहर निकला था तो वो फैल के बन जाता, तो भूमि के अंदर खूब सारे खनिज होते हैं, ऐसे करके ये पठार बने भाई। तो ये है भारत के उच्चावच, आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करेंगे उच्चावच की, अभी बात की थी, तो हम देखेंगे कि भारत में उच्चावच किस प्रकार से है। हम लिखेंगे भारत के उच्चावच। भारत में आपको उच्चावच देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? भारत के उच्चावच में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं मैदान। क्या मिलते हैं? मैदान देखने को मिलते हैं। मैदान के बाद में आप देखने को मिलेगा पठार, पठार के बाद में आपको देखने को मिलेगी पहाड़ियां, या इनको पहाड़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहाड़ भी बोल सकते हैं। और यहाँ लास्ट में आपको मिलते हैं पर्वत। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के उच्चावच का मतलब, तो धरातल का उच्चावच ही होता है। कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर ये है, वो उन सब की बातें होती है। हम भारत के उच्चावच की बात करते हैं तो हम अगर भारत के धरातल को, अगर हम भारत का धरातल 100% मान ले कि अगर ये भारत की जो जमीन है वो 100% है, उसमें से मैदान कितने परसेंट पर होंगे, तो मैदान की बात की जाती है तो ये आते हैं 43%, 43%। जब हम पठार की बात करते हैं तो ये आते हैं आपके 28%। कितने परसेंट पर? 28% पर आते हैं। जब हम बात करते हैं पहाड़ियों पर तो ये आता है 18% के करीब। फिर जब हम और बात करते हैं कि पर्वत कितने पर मिलते हैं, तो पर्वत मिलते हैं आपको 11% के करीब। ये इनके जो है वो औसत मान है। अगर आप इनके थोड़े से एग्जैक्ट मान देखना चाहेंगे
तो भी लगभग यही है, आपको ज़्यादा पॉइंटों में नहीं उलझना है। ये जो 43 है, मैदान की बात करते हैं तो ये 43.2% मिलता है, ये मिलता है आपके 27.7% के करीब, ये मिलता है 18.5%, और ये लास्ट में मिलता है आपके 10.6%। तो कुछ इस हिसाब से अपने भारत का जो है वो उच्चावच बंटा हुआ है। अगर हम भारत के उच्चावच की बात करते हैं, धरातल 100% मान ले तो उसमें से मैदान कितने परसेंट है, 43 या 43.5। ये अगर हम बात करें पठार की तो ये पड़ता है 28% या 27 पॉइंट समथिंग है ना। फिर अगर हम पहाड़ियाँ या पहाड़ की बात करते हैं तो ये पड़ते हैं 18%, और हम अगर मैदान पर्वत की बात करते हैं तो ये पड़ते हैं 11%, या लगभग बात करते हैं तो ये 10.6। लेकिन यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि भारत के उच्चावच में सर्वाधिक योगदान किसका है, मैदानों का है। किसका है भाई, सर्वाधिक योगदान किसका मिलेगा आपको, मैदानों का मिलेगा। और अगर हम पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ से न्यूनतम योगदान मिल रहा है, न्यूनतम योगदान, ये सारी चीजें देखने को मिलती है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये है आपके भारत के उच्चावच, भारत के भौतिक उच्चावचों की बात की है अपन ने। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि धरातल का निर्माण कैसे हुआ था, उनसे संबंधित जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम भारत के पर्वतीय प्रदेश को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही करते हैं, आप इनको जरूर देखना, ढंग से नोट्स बनाना, कोई समझ में नहीं आए तो आप अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा हमें भी फीडबैक देना कि ये वीडियो कैसा क्या लग रहा है आपको, हमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है, या हमें कोई और कोई जो टेक्नोलॉजी है या हम जो इस चीज़ में ऐड कर सकते हैं जो हमसे संभव हो, वो हम जरूर प्रयास करेंगे। तो आप अपना कमेंट के अंदर जरूर फीडबैक दें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब अवर चैनल उमंग पाठशाला। थैंक यू।